हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज मैं कक्षा 10 का फिजिक्स का तीसरा भाग बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में देखा। अब हम आज उनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। दर्पण के ध्रुव क्या होते हैं? दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु, अर्थात कोई दर्पण है इस तरह से, मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है या यह अवतल दर्पण है, तो इसके कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, इसके लगभग मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चाहे इसमें मध्य बिंदु हो तो यहाँ पर दर्पण का ध्रुव ये कहलाता है। इसको पोल अंग्रेजी में कहते हैं। तो पोल का पहला अक्षर पी से इसको व्यक्त करते हैं, इसको दिखाते हैं। तो फिर से समझेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अर्थात गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिभाषा। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको पी से व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATURE। वक्रता केंद्र क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि गोली दर्पण बनते कैसे हैं। इसको जिससे कि हम मान लेते हैं कोई एक खोखला कांच का गोला होता है, तो इस कांच के खोखले गोले को हम यहाँ और यहाँ से मान लिया A और B से काट लें, और काट कर इसको हम अलग कर लें, यहाँ पे अलग कर लें और इसको एक साइड को पॉलिश कर दें। और परावर्तक पृष्ठ ये अंदर का ये पृष्ठ बनता है, इसका परावर्तन इसी पृष्ठ से होता है, ये बन जाता है। अब सवाल ये है कि इसका वक्रता केंद्र कहाँ होता है, क्या होता है। तो ये गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, यानी इस कांच के खोखले गोले का ये इतना कटा हुआ भाग ये है, तो यानी कि वह गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र, अर्थात इस गोले का कोई एक केंद्र होगा, तो इसका केंद्र ही इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात इसका जो केंद्र होगा, मान लो इसका केंद्र यहाँ होगा, तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ होगा। इसको हम C से व्यक्त करते हैं। इसको एक बार हम फिर से समझ लेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, यह एक भाग है। यह गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परिभाषा इसकी। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। इसके आगे है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या भी उसी तरह से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि गोली दर्पण, यह दर्पण चाहे ये अवतल ले, चाहे इसको हम यहाँ से काट के उसको अलग कर लें, यहाँ पर यह भी हो सकता है, उत्तल दर्पण में भी आ सकता है। तो गोली दर्पण चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, इस खोखले गोले का ये भाग है या ये भाग है, फिर उस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी।
इसको फिर से देखेंगे कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, भाई गोला है, गोला है तो उसकी त्रिज्या होगा करेगी, तो इसकी त्रिज्या ही इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। इसकी इधर हो जाएगी, इसकी त्रिज्या इधर हो जाएगी। इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, जो पोल होता है दर्पण का ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो इसकी हम देखेंगे, परिभाषा देख लेंगे। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, ऐसा बताया गया है कि यह गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का ये भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी इस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से व्यक्त करते हैं। इसके आगे है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। देखो, हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे एक दर्पण है, ये दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र सी यहाँ था। तो इस सी से, यानी दर्पण के किसी बिंदु को, चाहे जहाँ भी, अगर हम सी से इसको मिला दें तो यहीं नहीं, दर्पण का मुख्य अक्ष है ना, तो दर्पण के, यह जो दर्पण है वक्रता केंद्र और इसके ध्रुव पोल को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। अर्थात दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये मुख्य अक्ष है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाने वाली ये रेखा, दर्पण के, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेंगे। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभिलंब। अभिलंब क्या होते हैं? यानी कि अभिलंब गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को, इस बिंदु को मिलाते हैं। जैसे कि यह बताया गया, इस बिंदु को मिलाते हैं, इस बिंदु को मिलाते हैं। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु से, यह अभिलंब है, ये अभी अभिलंब है, ये भी अभिलंब है। अर्थात गोली दर्पण के किसी बिंदु को, इस बिंदु को, इसमें से कहीं भी किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से जो मिलाएंगे, रेखा जो मिलाती है वह इस पर अभिलंबवत पड़ती है। इसको ही अभिलंब हम लोग कहते हैं। इसको भी अभिलंब कह लें या इसको अभिलंब कह लें, ये अभिलंब होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे प्रोसेस की क्या होगी। अभिलंब क्या होता है? इसका नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। तो गोली दर्पण के किसी बिंदु को, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, जैसे कि दर्पण है, ये कोई दर्पण है, यह गोली दर्पण है, इसके परावर्तक तल, ये जो तल है, इस तल का जो व्यास होगा, यानी यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, ये व्यास, यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये द्वारक है। अगर इसको हम यम डॉट से व्यक्त करें तो ये यम और यम डॉट दर्पण का द्वारक होगा। इसकी हम देखेंगे वह
इसकी परिभाषा क्या होगी? इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, अर्थात इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है, पृष्ठ का यह व्यास, इसको मिला देंगे तो यह व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम प्रतिबिंब का वर्णना जब हम देखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो इसका महत्व काफ़ी अधिक रहता है। तो मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं? तो गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर देखेंगे। इसका फिगर पहले समझ लेते हैं। गोली दर्पण में, यह गोली दर्पण है, गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरणें जो आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर मिलती हैं, उसको मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको मुख्य फोकस कहते हैं। हम मुख्य फोकस का परिभाषा देखते हैं। गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अर्थात यह दर्पण है, दर्पण के मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी यहाँ से ये इसका परावर्तन हुआ, इसका यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, इसका यहाँ से हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, यानी देखेंगे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतीत किस में होती हैं? ये उत्तल दर्पण में प्रतीत होती हैं, क्योंकि इनका ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरणें ऐसे आती हैं और इनका परावर्तन इससे ऊपर की ओर, इनका नीचे की ओर होता है। इसको हम अगर पीछे की ओर अगर हम इसको खींच दें, ये आपतित बिंदु हो जाएगी, ये आपतित होती है, यानी कि लगता है कि ये किरणें जो परावर्तन हो रहा है यहाँ पे, ये आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें हैं और इसका परावर्तन यहाँ हुआ, इनका परावर्तन यहाँ हुआ, इनका परावर्तन यहाँ हुआ, इनका परावर्तन यहाँ हुआ। तो परावर्तन, ये जो किरणें निकल रही हैं, लगता है कि ये किरणें यानी कि इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु यानी इस यप से आती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये प्रतीत होता है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए है। तो इस बिंदु को उत्तल दर्पण में पीछे होता है, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पीछे होता है और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस आगे होता है। ये अंतर समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का द्वारक, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात अवतल दर्पण में मुख्य फोकस सामने होता है, ये वास्तव में मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अगला टॉपिक है फोकस दूरी, फोकल लेंथ, FOCALLENGTH, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होते हैं? गोली दर्पण, मान लीजिए यह गोली दर्पण है के गोली दर्पण के ध्रुव मान लिया, अर्थात P, इसका फोकस F मान लिया, इसका फोकस यहाँ होगा, वही मुख्य फोकस बताया हमने, वही मुख्य फोकस।
इसको फोकस बिंदु या मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी जो होती है इसको फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु या मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको एफ से व्यक्त करते हैं। प्रायः एक संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच, तो यह बराबर होता है r/2। ये फार्मूला है, इस पर सवाल भी लगता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है। इसके बारे में सवाल आगे बताए जाएंगे। अब हम आगे चल रहे हैं, इसकी हम देख लेंगे, प्रक्रिया देख लेंगे। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद आपका इसमें आखिरी टॉपिक है फोकस तल। अब फोकस तल क्या होते हैं इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये दर्पण है, तो दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु एफ, यानी कि गोली दर्पण के फोकस मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष पर लंब, यानी कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत या लंब तथा मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। ये पूरा जो है फोकस तल है। इसको फिर से हम समझेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा या से होकर जाने वाला तल फोकस तल कहलाता है। या इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल या रेखा दर्पण का फोकस तल कहलाता है। इसको फोकल प्लेन भी कहते हैं। इसको देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी कि मुख्य फोकस से होकर, ये जो बताया गया है, मुख्य फोकस यानी एफ से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, इस मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। ये आपके हो गए गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। अब हम इनके आगे दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। उसके पहले वस्तु और प्रतिबिंब क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में बताने के बाद हम प्रतिबिंब का बनना बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।